वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक कोचिंग। मैं मृत्युंजय कुमार आपको आज अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और होप सो आपको सारा पता होगा कि आज संडे है, तो आज हमारा अप्लाइड फिजिक्स का डे है। ठीक है, तो बिना टाइम लॉस किए हुए चलते हैं हम लोग आगे अपने स्टडी की ओर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट। आज यूनिट 1 यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाऊंगा ये। ठीक है, तो पहले उससे पहले हम लोग कुछ कुछ बेसिक्स चीज जानेंगे कि साइंस क्या होता है, उसके कितने पार्ट हैं, अप्लाइड फिजिक्स क्या है और फिजिक्स क्या है, दोनों में इंटर रिलेशन क्या है, ये सब चीजें पहले समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, चलिए आता है। पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि साइंस क्या होता है। ठीक है, साइंस क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्ट्स डन केयरफुली एंड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। मतलब सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आप लोग नाइन्थ में ये पढ़े होंगे। क्लियर है? नहीं भी जानते हैं जो लोग, वो आज जान लेंगे, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में घुस रहे हैं। यानी अगर हमको साइंस के बारे में ही नहीं पता है कि व्हाट इज साइंस, देन इंजीनियरिंग में जाने का मतलब क्या बनता है, जब बेसिक चीज हमको नहीं पता है, बेसिक टूल्स नहीं पता। ठीक है, तो साइंस क्या है हमारा, नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्ट डन केयरफुली एंड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, अगर इस टाइप से अगर आपको अगर कुछ डिफाइन करने के लिए आता है, तो आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे इसको। सही बात समझ में? ठीक है, अब ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में हम लोग देखते हैं। साइंस के जो ब्रांच है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, साइंस है, तो इसका पहला ब्रांच हो गया फिजिक्स। दूसरा ब्रांच है इसका केमिस्ट्री। और तीसरा ब्रांच है इसका बायोलॉजी। ठीक है, अब आता है, अब बायोलॉजी को भी आगे दो ब्रांचों में चेंज किया गया है। बायोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। एक को बोलते हैं बोटनी, एक को बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बेसिक्स है। बेसिक्स जान लेंगे तो आगे चलने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि साइंस क्या है, वो तो हम लोग ने देख लिया। उसके बाद इसका एक पार्ट है जिसको फिजिक्स हम लोग ने बोला है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि ये फिजिक्स होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बॉटनी क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग बॉटनी के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे जूलॉजी के बारे में। क्लियर है? तो इतने चीजों के बारे में जानना है। साइंस के बारे में तो हम लोग अभी जान लिए। साइंस क्या है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्ट डन केयरफुली एंड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। क्लियर है? साइंस को हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। ऐसे हिंदी का कोई आप लोग लफड़ा मत रखिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम अगर आप फर्स्ट सेम में हो और हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पड़ गए हो, तो एकदम याद रखिएगा आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है,
सेकंड सेमेस्टर तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे तैसे घींच घाच के पहुंच जाइएगा। लेकिन जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचते हैं, कोई बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी हिंदी में। आप लिखते भी हैं तो उसके बारे में आपको हिंदी में कुछ कंटेंट पता नहीं होगा। तो फालतू का मेहनत करने से अभी कोई फायदा नहीं है। आप इंग्लिश में हैबिचुएट होने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में दिक्कत है, दिक्कतें सबको आती है। आप जिस भी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड से हैं, दिक्कतें सबको आती है, लेकिन धीरे धीरे हैबिचुएट हो जाते हैं। क्या पहले आपको हिंदी भी बोलने आता था? नहीं आता था। लेकिन आज के डेट में आप फ्लुएंटली बोल पाते हैं ना। वैसे ही अपनी इन्वायरमेंट अपने आप में डेवलपमेंट खोजिए और डेवलपमेंट कीजिए, और आपको इंग्लिश भी बोलने आ जाएगा, लिखने भी आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करते रहिए और बने रहिए। चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक, यानी हमारे फिजिक्स में। ये फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्लियर है? अब देखिए कि भौतिकी क्या है, यानी फिजिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर एंड इट्स लॉज इज नोन एज फिजिक्स। साइंस का यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी यानी फिजिक्स कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें आता है कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। फादर ऑफ फिजिक्स, इनके बारे में जानना है तो इनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम है? सर आइजैक न्यूटन। आप लोग इनसे पहले भी रूबरू हुए होंगे क्लास 9th में। ठीक है, जब आप लोगों ने पहला बार सुना होगा न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स ने 3 लॉ दिया था। ठीक है, वो सब आप लोग ने पढ़ा होगा। और ग्रेविटेशनल में भी आपने देखा होगा कि सेब गिर गया, एप्पल वाला जो स्टोरी आपने सुना था, तो उन्होंने ग्रेविटी की खोज की। ठीक है, तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है जी? आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम। क्लियर है? अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक यानी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज केमिस्ट्री। मतलब विज्ञान की वह शाखा जो किसी कंपोजिशन के बारे में बताती है, उसके गुण के बारे में बताती है। और किसके गुण के बारे में बताती है? तो किसी सब्सटेंस के गुण के बारे में बताती है, उसकी संरचना कैसी है वो बताती है। तो वैसे विज्ञान के शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र बोलते हैं, या फिर केमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर है? केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रसायन शास्त्र। अभी तो हिंदी में बताते जा रहा हूँ, लेकिन हिंदी को आपको छोड़ देना है। अब ऐसा नहीं है कि हम हिंदी भाषी नहीं हैं। हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हिंदी भाषी हैं, सब सही है। लेकिन आपको नॉलेज लेना है उस लैंग्वेज में, ताकि आप एक्सपेरिमेंट्स खोज सकें, बहुत सारा बुक्स जो अवेलेबल है इंग्लिश में उसको समझ सकें। ठीक है, कोई लैंग्वेज खराब नहीं होता है। लैंग्वेज पे बेस्ड कुछ भी ये करने की जरूरत नहीं। बस आपको क्या करना है कि इंग्लिश में हैबिचुएट करना है अपने आप, ताकि आप दोनों लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ बना सकें। क्लियर है? आते हैं तो केमिस्ट्री के बारे में। हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या कि ये केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। उसके बाद क्या जानते हैं? उसके प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि उसमें क्या गुण है। उसके बाद क्या जानते हैं? उसके कॉम्पोजिशन, मतलब उसमें क्या क्या है अवेलेबल, कौन कौन सी चीजें उसमें अवेलेबल। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र या फिर केमिस्ट्री बोल। क्लियर है? अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। इनके भी कुछ पिता रहे होंगे। पिता कहने का मतलब जो आप लोग बायोलॉजिकल टर्म में समझते हैं वो नहीं। मतलब उस फील्ड में सबसे ज्यादा योगदान किन्होंने दिया। ठीक है, उसके बेस पे उनको उसके फादर बनते हैं। क्लियर है? अब केमिस्ट्री के फादर का नाम है एंटवाइन लेवोजियर। क्या नाम है? एंटवाइन लेवोजियर साहब जो हैं केमिस्ट्री के फादर। ठीक है, ये याद रहेगा आपको कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो एंटवाइन लेवोजियर। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बायोलॉजी। क्या है जी? बायोलॉजी।
अब इसमें ये मत सोचिएगा कि हम लोग इंजीनियरिंग में हैं तो बायो के बारे में क्यों जानेंगे। देखिए, जानना हर एक चीज के बारे में चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी से क्या है, हमारे शारीरिक रचना के बारे में पता चलता है। अब अपने बारे में जानना ये तो गलत बात नहीं है। तो अपने बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या होता है लंग्स, क्या है लिवर, ये सब भी। अब पढ़ना हमको ये नहीं है, लेकिन बस उस चीज को समझना है कि बायोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछ देता है कि साइंस क्या है, ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या है, अब उसमें से मान लेते हैं आप इंजीनियर, अगर आपसे ही पूछ दिया कि बायोलॉजी क्या है, आपका जो सबसे वीकेस्ट पोर्शन है वही लोग आपसे खुद के पूछना चाहते हैं, ताकि आपको नीचा दिखाया जा सके। क्लियर है? तो ये भी हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है। जब जी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर वाइटल प्रोसेस। क्या है ये? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और वाइटल प्रोसेस के बारे में ये बताता है। विज्ञान की वह शाखा जो क्या करता है, जीवित कोशिकाएं, जीवित ऑर्गेनिज्म और वाइटल प्रोसेसेस के बारे में बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जीव विज्ञान। चलिए, अब आते हैं फादर ऑफ, यहाँ पे बायो की जगह फिजिक्स हो गया है। चलिए इसको कट कर देते हैं हम लोग। ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, बायोलॉजी। इसकी जगह क्या होगा जी, बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल जो है फादर ऑफ बायोलॉजी। और समटाइम्स एरिस्टोटल आप लोग देखते होंगे कि इनको हिंदी में समटाइम्स अरस्तु भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं जी, अरस्तु। अब किन्हीं के नाम का हिंदी का कोई ट्रांसलेशन तो होता नहीं, लेकिन इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखते हैं, हिंदी में अरस्तु लिखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक, इसको बोलते हैं हम लोग बोटनी। ठीक है, बोटनी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यह एक बायोलॉजी का ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। और ये किसका ये करता है स्टडी, प्लांट्स की स्टडी के बारे में बताता है कि प्लांट्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में जो बताएगा हमको उसको क्या बोलेंगे, बोटनी बोले। ठीक है, अब आते हैं कि बोटनी के फादर कौन है। केमिस्ट्री नहीं है, बोटनी। ठीक है, देखिए ये फादर ऑफ बोटनी कौन है, तो थियोफ्रस्टस। कौन है? थियोफ्रस्टस साहब जो है फादर ऑफ बोटनी। थियोफ्रस्टस साहब क्या है, फादर ऑफ बोटनी है। क्लियर है? बोटनी हो गया, बायोलॉजी का जो पार्ट है जो किसके बारे में अध्ययन कराता है, हमारे प्लांट्स के बारे में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बोटनी बोलते हैं। क्लियर है? जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, वनस्पति। वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसको वनस्पति विज्ञान। चलिए अगले में आते हैं हम। हमारा है अब अगला क्या, जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल के स्टडी के बारे में बताता है। किसके स्टडी के बारे में बताता है, एनिमल के स्टडी के बारे में बताता है।
उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जो एनिमल के स्टडी के बारे में बताता है, एनिमल के अध्ययन के बारे में बताता है, एनिमल में क्या है क्या नहीं है। एनिमल में हम लोग भी आते हैं। ठीक है, एनिमल मतलब जानवर मत समझिएगा। एनिमल कहने का मतलब यहाँ पे है कि ह्यूमन प्लस एनिमल, ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म, उसमें हम लोग भी आते हैं। ठीक है, जो हमारे एनाटॉमी के बारे में आप लोग सुने होंगे कि जो शरीर का जो एनाटॉमी है, ह्यूमन एनाटॉमी, मतलब आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, उसके बाद फेफड़ा कहाँ है, किडनी कहाँ है, ये सब चीज जो भी है वो किसमें हम लोग पढ़ते हैं? जूलॉजी में। क्लियर है? चलिए, जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान। क्लियर है? चलिए, फादर ऑफ फिजिक्स, फिर यहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक्स हुआ है लगता है। फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी क्या है भाई? तो एरिस्टोटल, यानी अरस्तु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग साइंस, साइंस के ब्रांचेस एंड फिर बायो के ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला, हम लोग जानते हैं अप्लाइड फिजिक्स के बारे में। ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है कि अप्लाइड फिजिक्स अब क्या है। इतना तो जान गए कि साइंस क्या है, साइंस का ब्रांचेस क्या है, उसके बाद फिर बायो का ब्रांचेस क्या है। आगे चलिएगा आपको फिजिक्स का भी ब्रांचेस मिलेगा, केमिस्ट्री का भी ब्रांचेस मिलेगा। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग सुने होंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सुने हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये सब चीज आपने सुना होगा। फिर फिजिक्स में आ जाते हैं तो क्वांटम ऑप्टिक्स, ये सब चीज फिजिक्स में आप लोग सुनेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, ये सब फिजिक्स में सुनेंगे। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का फिजिक्स है जो इंजीनियरिंग एंड जनरल फिजिक्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग ब्रिज है। ठीक है, कि जो एप्लीकेशन है फिजिक्स का, उसको सीधा इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे फिजिक्स का इस्तेमाल करना है इंजीनियरिंग में, वो हमें क्या कौन सिखाता है? अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, इसलिए इसका नाम अप्लाइड फिजिक्स रखा गया है। यानी इसका हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 एंड आगे ग्रेजुएशन वगैरह में भी, लेकिन यहाँ पे सीधा है कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, रियल लाइफ में, इंजीनियरिंग लाइफ में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, वही हमें अप्लाइड फिजिक्स सिखाता है। अब चलिए पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। अप्लाइड फिजिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स। ये क्या है? एप्लीकेशन है किसका? फिजिक्स का। टू हेल्प ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग के मदद करने के लिए, एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। इट इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ ब्रिज और कनेक्टिंग बिटवीन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। ये क्या है? एक कनेक्टिंग ब्रिज है। क्या है ये? कनेक्टिंग, कनेक्टिंग ब्रिज है ये। ठीक है, कनेक्टिंग ब्रिज है जो किसके किसके बीच है? तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग के बीच। फिजिक्स और इंजीनियरिंग के बीच जो कनेक्टिंग ब्रिज का काम करता है उसी को क्या बोलते हैं? अप्लाइड फिजिक्स। ये क्या करता है? ह्यूमन और उसके जो भी समस्या है उनके समाधान के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, तो ये अप्लाइड फिजिक्स है। मतलब फिजिक्स का अप्लाई हम लोग कैसे इंजीनियरिंग में और ह्यूमन लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, वही हमें अप्लाइड फिजिक्स सिखाता है। क्लियर है? हम लोग बेसिक बेसिक टूल्स के बारे में तो फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, जैसे करंट क्या है ये जान गए। ठीक है, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल में, वायरिंग कैसे करेंगे, ये सब हमें फिजिक्स सिखाता है, अप्लाइड फिजिक्स सिखाता है। क्लियर है? चलिए, इसका भी पार्ट ए पार्ट बी है। पार्ट ए किन्हीं और सेमेस्टर में पढ़ना है और पार्ट बी किन्हीं और सेमेस्टर में पढ़ना है। तो सिस्टमेटिक वे में हम लोग पढ़। चलिए आते हैं अब अपने सिलेबस पे। जो हमारा सिलेबस है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है यूनिट 1। यहाँ से इस्तेमाल होगा हमारा, तो फिर स्टार्ट होगा क्या? यूनिट 1। यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब आते हैं, पहले हम लोग जानते हैं क्या कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है।
इसके बारे में जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। क्लियर है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। मतलब वैसा क्वांटिटी जो किसके टर्म में हो, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के टर्म, ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस, जिसमें फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस किया जाए, वैसा क्वांटिटी, वैसे सभी क्वांटिटी जो किसके टर्म में एक्सप्रेस किया जाए, लॉज ऑफ फिजिक्स के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए, मतलब बताया जाए, एंड विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको मापा जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोग बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आ जाता है? जैसे डिस्टेंस, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। मास, ये फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी ले लेते हैं। उसके बाद स्पीड हो गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद मोमेंटम, और भी बहुत सारा है, जैसे सॉलिड एंगल एंड सो ऑन। इतने सारा चीज जो है फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। क्लियर है। आते हैं हम लोग, इसका पहले हम लोग टाइप देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ठीक है, पहला को बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल या फिर इसी को बेस फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बेस। दूसरा जो है वो क्या है? डिराइव्ड। ठीक है, और तीसरा क्या है? सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये, तो ये तीन तरह के होते हैं, फंडामेंटल या बेस, दूसरा डिराइव्ड, और तीसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आते हैं बारी बारी से, हम लोग सबको देखते हैं। चलिए, पहले आते हैं हम लोग फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantities which do not depend on any other quantity are called fundamental physical quantity। मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किन्हीं दूसरे फिजिकल क्वांटिटी या फिर किसी और डिराइव्ड या सप्लीमेंट्री किसी पे डिपेंड ना करे, वैसा क्वांटिटी जो किन्हीं क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उसे हम लोग क्या करते हैं? फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और देयर आर सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन क्वांटिटी है? देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट अलग है, क्वांटिटी अलग, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ पे सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कौन कौन है जी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट,
टेम्परेचर, अमाउंट, ₹150 received on phone pay, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये टोटल क्या है हमारा? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है? ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है यहाँ पे? और कौन है जी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7। ठीक है, और इन्हीं 7 का फिर यूनिट होगा। ठीक है, उसका सिंबल होगा, उसको डायमेंशन में भी हम लोग पढ़ेंगे। इन्हीं 7 का इस्तेमाल करके हम लोग डायमेंशन को भी समझेंगे। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक, यानी कि इसमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन, मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करता है किस पे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या कहता था? कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या कहता है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर है? जैसे इसको समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, प्रेशर, ये सब क्या दे रखा है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं, पहला स्पीड को ही देखते हैं। तो अगर स्पीड बराबर लिखते हैं तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये क्या है मेरा? ये फंडामेंटल। ये क्या है? फंडामेंटल है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और ये टाइम भी क्या है? तो ये भी वही है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इन्हीं दोनों पर डिपेंड होके ये क्या बन जाता है फिर? इन्हीं दोनों पे ये डिपेंड करके ये क्या बन जाता है मेरा? तो डिराइव्ड बन जाता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? तो ये इन दोनों पे डिपेंड किया, यानी दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होके ये क्या बन गया? डिराइव्ड। उसी तरह अगर वेलोसिटी को देखते हैं हम लोग, उसी तरह अगर हम लोग वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है जी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्या है? वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम भी क्या है मेरा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये क्या हो जाएगा? तो ये मेरा हो जाएगा डिराइव्ड। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? एक्सेलरेशन एज इट इज है, तो यहाँ ये 2 पे डिपेंड कर रहा है, फिर ये 3 पे डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन बराबर होता है क्या? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वहाँ वेलोसिटी है, फिर वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। तो ऐसे करके देखेंगे तो फिर ये भी मेरा क्या निकलेगा? कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में।
सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ये क्या है, दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो। ठीक है। अब एक चीज बताइए, जैसे कि रेशियो किसी चीज का होता है, किन्हीं दो क्वांटिटी का रेशियो होगा, तो क्या इसका यूनिट होना चाहिए? सोच के बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी अगर किन्हीं दो चीजों का रेशियो है, किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, तो इसका यूनिट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशियो है तो वो कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो सेम सिमिलर क्वांटिटी का जो ये रेशियो है तो कट जाएगा, तो होना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी इसको हम लोग यूनिट देते हैं। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ेंगे तब। क्लियर है। अब इसमें आता है दो तरह का, ये फिक्स है। ये भी कितना होता है, ये दो होता है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है, दो। कौन कौन? तो एक को बोलते हैं प्लेन एंगल और दूसरे को बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्लियर है। प्लेन एंगल कुछ इस टाइप से जो आप लोग ज्योमेट्री में देखते हैं, कुछ ये है। ये मेरा प्लेन एंगल हो गया। और सॉलिड एंगल कहने का मतलब कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप। ठीक है। मतलब क्या बोले कि एक अगर कोई स्फेयर है, स्फेयर मतलब गोला है, उसके किसी एक पार्ट को निकाल लिया जाए, उस टाइप का जो होगा, यानी ये वाला है। ये वाला है। ये मेरा क्या है, सॉलिड है। क्लियर है। आगे ये बढ़िया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग आपको दिखाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब आते हैं हम लोग यूनिट के बारे में, जानते हैं कि यूनिट क्या होता है। ठीक है। देखते हैं कि यूनिट क्या है। यूनिट क्या है, द स्टैंडर्ड फिक्स्ड फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, जो एक नियम बनाया गया है, जो वो नियम है, वो क्या है, मेरा यूनिट है। क्या है जी? यूनिट। ये एकदम सिंपल भाषा में लिख दी है मैंने। यूनिट क्या है, द स्टैंडर्ड फिक्स्ड फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। क्लियर है। अब आते हैं कि यूनिट का अगर दूसरा डेफिनेशन हम लोग देखते हैं तो क्या है, यूनिट इज दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट का वह स्टैंडर्ड फॉर्म है यूनिट, विथ विच, जिसके सहारे एनी मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे मेजरमेंट के द्वारा उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा क्या है, यूनिट है। क्लियर है। यूनिट का दो डेफिनेशन है, एक ये, एक ये। जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, उसको आप लोग याद करें, ताकि आप पेपर में लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर दोनों लिख देते हैं तो दो पॉइंट आपको बन जाएगा, और दो और आंसर आपको पॉइंट वाइज में लिखना है। जैसे हम कैसे आपको पॉइंट वाइज में पढ़ा, वैसे ही पॉइंट वाइज में लिखिएगा, आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आप टॉप भी कर सकते हैं। इवन मैंने भी इसी का इस्तेमाल करके मैं भी टॉप किया हूँ। ठीक है। तो आप भी टॉप कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यूनिट का फिर हम लोग देखते हैं क्या, कितने टाइप का यूनिट होता है। चलिए इसका हम लोग बनाते हैं। यूनिट हो गया। देखो, पहला है यूनिट मेरा फंडामेंटल, या फिर बेस यूनिट। क्लियर।
दूसरा है मेरा डेराइव्ड, और तीसरा है मेरा सप्लीमेंट्री यूनिट। अब यूनिट और क्वांटिटी में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों दो चीज है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? पहला है मेरा फंडामेंटल या बेस यूनिट, दूसरा है डिराइव्ड यूनिट, और तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट में ये कौन फिजिकल है, कौन फंडामेंटल और बेस यूनिट है, कौन डिराइव्ड यूनिट है और कौन सप्लीमेंट्री। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कुछ इसका एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं हम लोग। जैसे फंडामेंटल यूनिट में देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि मीटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं किलोग्राम। उसके बाद देखते हैं तो सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं केल्विन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मोल। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो गया पांच, दो और होता है केल्विन मोल। उसके बाद देखते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया, टाइम का सेकेंड, और ये मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। क्या हो गया? तीन तीन छः, एक और होता है, एक और क्या है जी? अ, एक और कौन सा है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पियर। और लास्ट वाला होता है क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है जी? आप लोग सोचिए जब तक, और डिराइव यूनिट में आ जाइए। इसमें आ जाएगा आपको मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका लिमिट नहीं, बहुत सारा होता है। उसके बाद आते हैं इसमें क्या? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। उसके बाद आप देख लीजिए इसमें और क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या आ जाएगा? रेडियन और एसटी रेडियन। इसमें दो ही होता है, रेडियन एंड एसटी रेडियन। एसटी रेडियन। क्लियर है? इसका जो एक बचा है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। ठीक है, इसका एक कौन सा बचा है? फंडामेंटल और बेस यूनिट का एक और जो बचा है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पियर, और तीसरा, ठीक है, क्या होता है? मतलब जो लास्ट है सेवन, यानी जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? वो आप हमको कमेंट में बताइए, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग भी वीडियो को स्किप करके नहीं देख रहे हैं, सीक्वेंस वाइज में देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ये फंडामेंटल और बेस यूनिट। क्या जानेंगे हम लोग? फंडामेंटल और बेस यूनिट क्या है ये? तो ये उसी तरह से जैसे फिजिकल क्वांटिटी था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वैसे ही फंडामेंटल यूनिट भी है। दोज यूनिट विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट। ये किसी भी तरह के दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, और तभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ये भी क्या होता है? नंबर में सात होता है। देयर आर सेवन फंडामेंटल यूनिट्स। सात फंडामेंटल यूनिट है। कौन कौन है जी? तो मीटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद किलोग्राम, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद एम्पियर, उसके बाद केल्विन, उसके बाद मोल, और एक लास्ट क्या? कैंडेला। ठीक है, यही ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख चुके होंगे तब तक। तो अब हम लोग देखते हैं, ये कैंडेला हो गया। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला।
ये मेरा फंडामेंटल यूनिट है जो आप लोग टेबल बना के नाइन्थ में याद किए। क्लियर है? करते हैं आगे। अगला है हमारा डिराइव्ड यूनिट। क्या है जी? डिराइव्ड यूनिट। दोज यूनिट्स विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मीटर और सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। जैसे ये लिखा है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसी को न्यूटन बोलते हैं। तो ये सब, तो अगर मान लेते हैं हम इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये क्या लिखा है? मीटर बाय सेकेंड। ये ऊपर वाला, जो ये ऊपर में है, ये क्या है मेरा? तो ये फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट। और ये नीचे वाला भी क्या है? ये भी फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन ये पूरा, यानी ये पूरा कंबाइंड फॉर्म में, ये पूरा कंबाइंड फॉर्म। ये क्या है मेरा? ये क्या है जी? तो ये मेरा डिराइव्ड यूनिट है। क्लियर है? ये मेरा डिराइव्ड। ठीक है। आगे हम लोग और पढ़ेंगे, बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट के बारे में जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या है जी? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? द रेशियो ऑफ टू सिमिलर यूनिट्स। जैसे आप लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, वैसे ही सप्लीमेंट्री यूनिट है। द रेशियो ऑफ टू सिमिलर यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये क्या है हमारा? सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? रेशियो है। तो इसका यूनिट तो नहीं होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए। लेकिन आपको ये चीज हम डायमेंशन में बताएंगे कि ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है। लेकिन इसका यूनिट फिक्स किया गया है कि इसका एक यूनिट हो। ठीक है। ये दो होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? एक को बोलते हैं रेडियन, दूसरे को बोलते हैं स्टीरेडियन। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं घन कोण, और एक को बोलते हैं समतल। ठीक है। समकोण या समतल कोण, और दूसरा घन कोण। क्लियर है? और मैंने फिगर आपको बना के दिखाया था, आगे मैं इसको दिखाता हूँ फिर से। तो ये रहा हमारा तीन यूनिट, यानी फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। जिसमें सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया और फंडामेंटल यूनिट हो गया, ये वीवीआई। ठीक है। डिराइव यूनिट भी आपसे पूछेगा, लेकिन ये दोनों वीवीआई है, तो एकदम मोस्टली देख। अब हम लोग को सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जानना है, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। और यहाँ तक हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं क्या ये सब हम लोग ने पढ़ा है कि क्या है, कैसे कैसे कैसे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करा था और वहां तक जाके मैंने पढ़ा। ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इसमें कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी। जो चीजें आपको समझ में नहीं है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, ताकि मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लूँ तो उस चीज को क्लेरिफाई करूँ। ठीक है। क्योंकि ये आपको रिकॉर्ड करके मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी सब्सक्राइबर्स की कमी है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ सब्सक्राइबर हमें लाइव बटन अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है। और धीरे धीरे लाइव बटन भी प्रोवाइड होगा, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, आपका क्लास लाइव भी लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या किए हैं कि एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रिकॉर्ड डेली वाइज में हो रहा है, उसको एडिटिंग वगैरह करके आपको प्रोवाइड कर। ठीक है। आप लोग नोट्स के लिए भी चिंता मत कीजिए, जैसे ही यूनिट ओवर होगा आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहां से टेलीग्राम, इंस्टा पेज और फेसबुक पेज पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? वहाँ पे आपको टाइमली अपडेट मिलेगा। ठीक है। और आपको व्हाट्सएप चैनल भी बहुत जल्दी बन के आपको वहाँ पे भी सारा, मतलब हर एक तरह का जितना भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको जुड़ना है वहाँ पे जुड़ के अपना, मतलब अफेक्शन दिखाएं हमें, ताकि हम लोग और डेडिकेशन होके और डेडिकेटेड होके अच्छे से सारा सिलेबस कवर कर पाए। क्लियर है? और अगर पढ़ाई अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही जल्दी आप लाइव प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे। ठीक है। और ये सारा सब चीज़ जो है सब फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का इसमें कोई डिमांड नहीं है किसी तरह का पैसे का। तो आपको बस पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए, अगर आपका कोई अपना सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर मिलते हैं नए जोश के साथ नेक्स्ट लेक्चर।
तब तक के लिए जय हिंद।